Hello, this is Pankaj Sharma and you are watching Investing with Pankaj। मार्केट में आज जो सिचुएशन है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा हो गया है। सेंसेक्स 80,000 के ऊपर जा चुका है और निफ्टी 24-25,000 की रेंज में है। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? छोटे स्टॉक में पैसा लगाएं, बड़े स्टॉक में पैसा लगाएं, किस सेक्टर में पैसा लगाएं? ये सवाल हम सबके मन में है और रिटेल इन्वेस्टर्स इन सवालों के आंसर ढूंढ रहे हैं। आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किस तरीके से एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंबाइन करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की, वो एक न तो आर्ट है पूरी तरह से, न साइंस है। उसमें आर्ट और साइंस दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। नंबर्स भी देखने पड़ते हैं और क्वालिटेटिव असेसमेंट भी करना पड़ता है। क्वालिटेटिव असेसमेंट मतलब जैसे कि प्रमोटर क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लुक एंड फील जो कहते हैं, टच एंड फील जिसे कहते हैं, वो क्वालिटेटिव असेसमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन आज अगर आप देखें कि 2,000-2,500 स्टॉक अगर आपको एनालाइज करने हो, और ये मार्केट यूनिवर्स इंडिया में इतना बड़ा है कि 2,000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड है एनएससी पे, बीएससी पे, नंबर ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास है। तो ये जो नंबर है वो किस तरीके से आपको बहुत डिफिकल्ट हो सकता है एनालाइज करने के लिए, और कैसे आप क्वांटिटेटिव स्क्रीन्स यूज करके एक लिस्ट को कट डाउन कर सकते हैं और एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां पे कि वो जो स्क्रीन हो, जो वो लिस्ट हो, वो ज़्यादा मैनेजेबल हो आपके लिए समझने के लिए। तो ये टॉपिक आज है, इसके बारे में हम बात आइए शुरुआत करते हैं। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है और जो स्टॉक हैं किन के बारे में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, किन के बारे में ज़्यादा समझना चाहिए ऐसे टाइम पर, किन स्टॉक के बारे में ज़्यादा हमको अगर अपना होमवर्क करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब उससे पहले एक छोटा सा एक क्विज के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइस टू अर्निंग्स अगर एक मल्टीपल है, और प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो होता है वो ये बताता है कि स्टॉक कितना महंगा या सस्ता है, और ये 4 सेक्टर आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें प्राइस टू अर्निंग्स उतना रेलिवेंट नहीं है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैंक्स है, एफएमसीजी मतलब कंज्यूमर गुड्स है, और इंडस्ट्रियल्स है, इंडस्ट्रियल मतलब कैपिटल गुड्स कंपनीज और उस तरह की कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज। तो ये जो एक हिंट है आपके लिए, थिंक ऑफ द बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड में देंगे, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हम जो भी एक हमने अपने पिछले कुछ वीडियो से एक क्विज का एलिमेंट डालना शुरू किया है, ताकि वो एक बेसिक्स जो है वो आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये मार्केट से रेलिवेंट चीज़ें हैं। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे देंगे, बाद में देंगे। तो शुरुआत करते आइए। 4 चीज़ें जिनको कि हम आज डिस्कस करेंगे। पहली बात कि जो मार्केट है जब बहुत एक्सपेंसिव होता है तो इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हेन द मार्केट्स आर एक्सपेंसिव, और जो स्टॉक्स हैं कैसे पता लगाएं, कैसे चुनें कि कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग हैं और कैसे उनके बारे में हमको अगर ज़्यादा आगे काम करना है। बिकॉज एज यू नो राइट कि कितने सारे स्टॉक्स हैं, कैसे सबके बारे में टाइम नहीं दे सकते, एक लिमिटेड 24 आवर्स होते हैं और हमारे पास और भी बहुत से काम है। तो किस जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करें, किस जगह और रिसर्च करें, और उसके बाद क्या ढूंढें, क्या चीज़ें देखें, ताकि आप उस लिस्ट को बहुत कॉन्सेप्चुअली और बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और इस पूरे डिस्कशन को लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव स्क्रीन्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और वो क्या होते हैं और उनकी क्या रेलेवेंस है इन्वेस्टर के लिए, ये आपको बताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं। निफ्टी 24-25 हज़ार का लेवल, या फिर अगर आप सेंसेक्स देखें तो लगभग 80,000 का लेवल, 80,000 का लेवल। और न सिर्फ ये, आप कुछ और भी चीज़ें देखिए, जैसे आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई जो स्टॉक्स हैं, ऑल टाइम हाई मतलब कि उनके हिस्ट्री में इतना स्टॉक प्राइस उनका कभी महंगा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये जो एक लिस्ट है आपको दिख रही है, लगभग 500 से ज़्यादा स्टॉक्स इस लिस्ट में होंगे, और यहाँ पे मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा ऊपर है, और कुछ एक और क्राइटेरिया यहाँ पर हैं। तो आप क्राइटेरिया जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 500 करोड़ से ऊपर ज़्यादा मार्केट कैप होना चाहिए, जो वॉल्यूम है मतलब कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, या फिर प्राइस जो है वो पेनी स्टॉक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सस्ते कुछ पैसों वाले स्टॉक नहीं होने चाहिए, कुछ 1-2 रुपये वाले स्टॉक नहीं होने चाहिए, 10 रुपये से ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स भी अगर फिल्टर लगा दें तो 500 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं।
ऑल टाइम हाई मतलब कि उनका स्टॉक प्राइस आज जिस लेवल पे है उतना पहले कभी नहीं था। ऑफ कोर्स इस अनदर वे ऑफ सेइंग कि जब मार्केट बहुत एक्सपेंसिव होता है तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि ऑल टाइम हाई पर होंगे, बट ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और आप देखें ये एक स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो एक NSE के डाटा से लिया गया है और 52 वीक हाई जो आज स्टॉक का नंबर है वो लगभग 205 है और 52 वीक लो है वो 16 है। इमेजिन करिए कि मतलब ये रेशियो जो है वो 12x 13x के आसपास है। जो स्टॉक्स 52 वीक हाई पर हैं वो 200 से भी ज़्यादा है और जो स्टॉक 52 वीक से लो पर हैं वो 15-16 ही है। मतलब कहने का ये हुआ कि मार्केट में आज जिस तरह की जो वैल्यूएशंस हैं या जिस तरह का आज सेंटीमेंट है उसके हिसाब से ये एक नेचुरल रिजल्ट है कि 52 वीक हाई स्टॉक का ज़्यादा होगा। अब एक बात ये इसमें देखने वाली है कि ये जो एक ट्रेंड दिख रहा है डिफरेंट डाटा पॉइंट्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी इतना ऊपर हैं या फिर 52 वीक हाई 52 वीक लो में इतना बड़ा गैप है या फिर जो स्टॉक्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ऑफकोर्स ये निकल रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, मार्केट आज लेवल पे है वो लेवल काफ़ी ज़्यादा है। आपको याद होगा हमने बात किया था कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ये मैटर नहीं करता कि मार्केट किस लेवल पे है, लेकिन एक प्राइस टू अर्निंग्स का जो हमने मार्केट का रेशो देखा था पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें आप देख सकते थे कि मार्केट अभी भी उस लेवल पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट सेक्टर में है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा कि डिफरेंट सेक्टर्स देखने पड़ेंगे, डिफरेंट पॉकेट्स देखने पड़ेंगे जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। तो उस टाइम पर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए एक चैलेंज आता है कि वो किस तरीके से स्टॉक्स ढूंढें, किस तरह से नए अपने रिसर्च को करें, किस तरह से अपने होमवर्क को करें ताकि वो इंटरेस्टिंग आइडियाज़ पता लगा सकें, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को ढूंढ सकें। अब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कैसे ढूंढें? तो पहली बात तो ये कि जैसा हम कह रहे थे कि क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है इज़ अ मस्ट। क्वालिटेटिव असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है और कॉम्बिनेशन है दोनों का। एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे रिलाई करना उतना ठीक नहीं है क्योंकि आप बहुत मिस्टेक कर सकते हैं उसमें। बट क्वांटिटेटिव फैक्टर्स फिर भी हेल्पफुल होते हैं। किसमें? एलिमिनेशन में। जैसे कि आपको 500 चीज़ों की लिस्ट दी जाए तो आप 50, 20, 30 चीज़ों की लिस्ट को रीजनेबली असेस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 470, 475, 480 स्टॉक्स को डिलीट करना पड़ेगा, उस लिस्ट में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्वांटिटेटिव फैक्टर्स काफ़ी काम आ सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें वो टाइप 1 टाइप 2 एरर जो स्टैटिस्टिक्स में बात की जाती है उस तरह की एरर्स होंगी, कुछ अच्छे स्टॉक भी उसमें एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना कह सकते हैं कि वो अगर आप नहीं करेंगे तो 500 स्टॉक्स को उतनी इंटेंसिटी के साथ समझ पाना, उतना टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं। इसलिए कंसीडरिंग द फैक्ट कि कुछ एक एरर ऐसी होंगी जहाँ पे अच्छे स्टॉक भी निकल जाएंगे एलिमिनेशन में, लेकिन फिर भी वो जरूरी है एक्सरसाइज ताकि आप उन स्टॉक्स को पता लगा सकें, उन स्टॉक्स के बारे में जान सकें जहाँ पे कि आप ज़्यादा आगे काम करेंगे। एक बार इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है, इनिशियल आप स्क्रीनिंग कर लिए तो फिर आप ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं उन पर, फिर आप क्वालिटेटिव असेसमेंट कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट से पहले 100% श्योर हो जाएं और आप बिल्कुल समझ पाएँ कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी स्क्रीन हो सकती हैं, कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, इनको देखा जा सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं। अब 3 चीज़ें होती हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है और कैश फ्लो होता है। और ये सब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके साथ अलावा भी कुछ चीज़ें और होती हैं जिनको कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे कि स्टॉक प्राइस का मूवमेंट कैसा है या वॉल्यूम्स कैसे हो रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी है। बट ये 3 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, इससे बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग डिटेल्स आते हैं। ग्रोथ का पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, बैलेंस शीट की हेल्थ, मतलब फॉर एग्जांपल डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, वर्किंग कैपिटल की क्या सिचुएशन है वो पता लगता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पता लगता है, मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना कमा रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप $1 मिलियन कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन $1 बिलियन लगा के कमा रहे हैं तो रेशो कितना हुआ? 1% का भी 10th पार्ट, 0.1%। 1 मिलियन if you are earning from a base of $1 billion, it's nothing, it's insignificant. But अगर आप $1 मिलियन $5 मिलियन लगा के बना रहे हैं तो कितना है? 20%। तो वो बहुत अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। बड़ी कंपनीज जो है और छोटी कंपनीज अगर उनको कंपेयर करेंगे तो अगर इन्वेस्टमेंट का बेस अलग है तो रिटर्न अलग अलग होगा, परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाएगा। फिर प्राइस टू अर्निंग्स कैसा है या बाकी वैल्यूएशन मेजर कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट
एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनको कि आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए। अब स्क्रीन, ये जो हमने स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है स्क्रीनर, वहाँ से ये हमने लिया है। और स्क्रीनर पे बहुत सारे आपको स्क्रीन्स मिलते हैं। स्क्रीन्स मतलब कि वो एक प्रीसेट नंबर होता है, आप खुद भी अपना वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट प्रीसेट स्क्रीन्स भी अवेलेबल है। तो बहुत सारी पॉपुलर स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बहुत सारे, अगर आप देखेंगे कौन सी अर्निंग्स के बेसिस पे या ग्रोथ के बेसिस पे, तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट उस साइट से लिया गया है स्क्रीनर से, और जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, क्वांटिटेटिव स्क्रीन्स, उनको अप्लाई करके जो लिस्ट निकलती है वो ये काम करते हैं। तो ये स्क्रीन, जैसा मैंने कहा कि आप अगर उस साइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्क्रीन्स कौन कौन सी आपके लिए रेलिवेंट हैं, और अगर आप समझे तो आप अपना उसको क्लिक करिए, देखिए कि वो क्या कह रहा है और क्या बता रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये एक मैं आपको बेस बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं ये चीज़ कि आप कैसे इस चीज़ को समझेंगे, कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे लिस्ट को। फिल्टर करने का काम जो क्वांटिटेटिव स्क्रीन से किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं प्राइस और वॉल्यूम की। प्राइस और वॉल्यूम मतलब जैसे कि कुछ कितना वॉल्यूम हो रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी हो रही है। कई बार आपने सुना होगा लोग बात करते हैं कि प्रमोटर इसको बेच रहे हैं, स्टॉक को प्रमोटर बेच रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद अच्छा नहीं हो। प्रमोटर खरीद रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट खरीद रहा है, तो शायद उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि मार्केट में नोन नहीं है। ऑफ कोर्स इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस माना जाता है कि जब प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट स्टॉक को खरीद रहे होते हैं किसी कंपनी में, तो ऐसा समझा जाता है कि कंपनी में बहुत सॉलिड है और कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटल्स पर टिकी हुई है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स की कुछ स्क्रीन हो सकती हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के, डिफरेंट फिल्टर्स के, जो कि आप देख सकते हैं। प्रीसेट है, आप अपने भी बना सकते हैं, लेकिन प्रीसेट फिल्टर्स को भी देख के आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। फिर वैल्यूएशन की स्क्रीन तो हम सब जानते ही हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड की एक स्क्रीन होती है। डिविडेंड यील्ड मतलब कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अच्छा डिविडेंड दे रही हैं। फिर लॉस टू प्रॉफिट कौन मूव कर रहा है। लॉस टू प्रॉफिट मतलब जहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है कि एब्सोल्यूट रिजल्ट्स उतना मैटर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको शायद याद होगा, हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, डीमार्ट। डीमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, लेकिन वो बहुत महंगा है और उसके बारे में लोगों का इतना परसेप्शन अच्छा है कि वो कभी बहुत सस्ते भाव में मिलता नहीं है। तो अगर आप सोचेंगे किसी एक निश्चित टाइम होराइजन में कहाँ पे पैसा ज़्यादा बनेगा, कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जरूरी नहीं है कि अच्छा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे, बिकॉज उसके बारे में ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन अच्छा है, तो वो आपको सस्ते भाव में मिल नहीं पाता। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक जो कि लॉस से प्रॉफिट में जा रहे होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक प्राइस की तेज़ी बहुत जल्दी दिखेगी। तो आप जैसे एक, मैं आपको शायद इस बारे में हमने पहले स्टॉक को कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक कमिंस इंडिया करके एक स्टॉक है जो एक MNC है, कमिंस मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी एक इंडिया कंपनी है, इंडिया एंटिटी है कमिंस इंडिया। वो स्टॉक कोविड के टाइम पे 350-400 रुपये का हुआ करता था और आज वो लगभग 4000 रुपये का है और उससे भी ऊपर है। इमेजिन 10-11 टाइम्स, 10-11 गुना से ज़्यादा रिटर्न उसने दिया है इन अ मैटर ऑफ अराउंड 4 ईयर्स। सिमिलरली और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे कि PSU है पावर सेक्टर का, SJVN, वो स्टॉक 18-20 रुपये पर हुआ करता था और आज करीबन 150 रुपये के आसपास है। तो ये स्टॉक जो है वो कितना मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दिए हैं। क्यों? उस टाइम पे लोग बहुत नेगेटिव थे ओवरऑल, और अब जैसे ही सेंटिमेंट टर्न अराउंड हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो अचानक से स्टॉक बहुत ऊपर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि खराब कंपनी में आप पैसा बनाएंगे या अच्छी कंपनी में पैसा बनाएंगे। पैसा वहाँ ज़्यादा बनेगा जहाँ पे कि टर्न अराउंड हो रहा है, खराब सेंटिमेंट से अच्छा सेंटिमेंट हो रहा है। खैर, इस बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे इन स्टॉक्स के बारे में, लेकिन मोटा मोटी ये जो स्क्रीन है, जो ये फिल्टर है, वो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं और डिफरेंट फिल्टर को अप्लाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल नहीं है। डिविडेंड यील्ड जो हमारा बहुत एक पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि मैच्योर कंपनीज हैं, काफ़ी इकोनॉमिक साइकिल्स में काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं, काफ़ी पक चुकी हैं, और ये कंपनीज वो होती हैं जो कि बहुत स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल प्रॉफिट्स, स्टेबल रेवेन्यूज़ दिखाती हैं। तो एक स्क्रीन डिविडेंड यील्ड का जो आपको यहाँ पे दिखेगा, उसमें ये सारे क्राइटेरियाज हैं। क्या मतलब कि कौन कौन से फिल्टर ये लगा रहे हैं। अब क्या है कि फिल्टर अगर ज़्यादा नहीं लगाएंगे, फिल्टर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं लगाएंगे, तो लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो लिस्ट थोड़ी मैनेजेबल भी होनी चाहिए, तो कैसे बनाएं उसको, फिल्टर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो एक पहला क्राइटेरिया है कि डिविडेंड यील्ड जो है
वो 2% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक 100 रुपये का है तो डिविडेंड 2 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। फिर दूसरी बात, डिविडेंड पे आउट 100% मतलब 100% से नीचे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपना पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में दे दिया या प्रॉफिट जितना है उससे ज़्यादा डिविडेंड में दे दिया, मतलब डिविडेंड सस्टेनेबल नहीं होगा उस केस में। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा है डिविडेंड से तो मतलब यह है कि डिविडेंड सस्टेनेबल है, डिविडेंड आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है, दिया जा सकता है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए और एवरेज 5 साल का डिविडेंड 0 से ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो 5 साल के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे क्राइटेरिया हैं और इस क्राइटेरिया को जब फिल्टर कर लिया जाता है तो लिस्ट निकल के जो आती है वो ये होती है। टोटल 66 नेम, 66 स्टॉक, 66 कंपनीज, 66 कंपनीज आपको दिखेंगी यहाँ पर। और इसमें जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि काफ़ी सारे ऐसे भी नाम होंगे जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। कोल इंडिया जैसे एक नाम है जो कि हमने डिस्कस किया है पहले, जिसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी सॉलिड है, या फिर वीएसटी इंडस्ट्री जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये डिविडेंड यील्ड की स्क्रीन थी। आपने देख लिया कि भाई इसमें 66 नाम्स आ गए। तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपको जैसे समझिए कि ऑयल एंड गैस सेक्टर आपको लगता है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए उन स्टॉक्स को। जो स्टॉक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो कंपनीज आपको इंटरेस्ट लगती हैं, उनको फर्दर रिसर्च करिए। तो इस तरह से आप एक बेटर फोकस तरीके से काम कर पाएंगे, फोकस तरीके से रिसर्च कर पाएंगे, होमवर्क कर पाएंगे बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीका होगा, इफेक्टिव तरीका होगा। दूसरी स्क्रीन जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, हाई ग्रोथ, हाई आरओई एंड लो पी। हाई ग्रोथ मतलब यहाँ पे देख रहा है आपको ये क्या फिल्टर लगे हुए हैं। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 साल का। और प्राइस टू अर्निंग 6 से कम होना चाहिए। ये बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया का परिणाम क्या होगा आप देख सकते हैं। पहले डिविडेंड यील्ड में अगर आप याद रखें 66 कंपनी, 66 कंपनीज आए थे उस स्क्रीन में। यहाँ पर देखते हैं कितना आते हैं, सिर्फ 7 कंपनीज आए हैं। और इसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। अब आप देखिए इन कंपनीज का मार्केट कैप देखिए, कई सारी कंपनी बहुत ही छोटी हैं, सिवाय एक कंपनी जो कि लगभग आपकी 20,000 करोड़ के आसपास है। बाकी सब कंपनीज काफ़ी छोटी हैं। तो कहने का मतलब ये हो सकता है आप इनको ड्रॉप कर दें कि यार इतनी छोटी कंपनीज के बारे में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने का, आप छोड़ देंगे, उनको छोड़ सकते हैं। फिल्टर कर लिया, समझ में नहीं आया तो ड्रॉप कर दिया, आगे बढ़ गए। ये सबसे बड़ा काम है इन क्वांटिटेटिव स्क्रीन का और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है उस तरीके से। फिर बारी आती है कि एक लो पीई ऑन 10 साल का एवरेज ईपीएस। ये एक स्क्रीन है, तो इसमें क्या फिल्टर लगाए गए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है और जो रेशो है एवरेज अर्निंग्स का वो 15 से कम होना चाहिए। दूसरा है फिल्टर एवरेज डिविडेंड पे आउट जो है वो आपका होना चाहिए। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी बहुत बैलेंस शीट की हेल्थ को दर्शाता है, बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में बताता है, तो वो 2 से कम हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लीवरेज कंपनीज हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फिर एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्राइटेरिया है। तो ये चारों क्राइटेरिया मिला के देखिए आप क्या नंबर आता है, और भी कम। 10 साल के बेसिस पे जो रिसर्च की और ये चार फिल्टर लगाए तो आपको देखा कि सिर्फ 3 कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। और इसमें एक एनएमडीसी कंपनी है जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये एक पीएसयू है, लेकिन बाकी दोनों कंपनी थोड़ा छोटी कंपनी है, तो शायद आपने नहीं सुनी होगी, नहीं जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन फिर भी एक पता चला एनएमडीसी कंपनी है जो आप देखें कि बड़ी कंपनी भी है, पीएसयू भी है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है। तो शायद ये कंपनी आपके लिए हो सकती है कि आप इसको और रिसर्च करें और पढ़ें इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्क्रीन का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक काम है, वो ये है कि आप इन स्टॉक्स को ब्लाइंडली रिसर्च करना शुरू न कर दें, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना शुरू न कर दें, लेकिन एक आप फिल्टर लगा दिए और फिल्टर लगा के आपको समझ में आ गया कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, और जो ढूंढ रहे हैं उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है उनका फर्दर क्वालिटेटिव रिसर्च करिए। और ये इस चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा है। अब इसके बाद क्या होगा, आपने तो ठीक है ये सब कर लिया कि भाई फिल्टर लगा लिए, लिस्ट आ गई, तो जैसा हमने कहा रिजल्ट्स मिक्स्ड होते हैं, कोई कंपनी अच्छी आएंगी, कोई खराब भी आएंगी। आपने देखा ना वो 7 कंपनी जो आई थी, बहुत सारी कंपनी इतनी छोटी थी कि आप शायद बॉदर भी नहीं करेंगे कि भाई इनके बारे में बहुत रिस्क हो सकता है, इसलिए लेट्स लीव इट। फिर उसके बाद कंपनीज को समझिए, और जैसे हमने देखा कि ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जो कि इंटरेस्टिंग दिखें, तो वो कंपनीज आपने आइडेंटिफाई कर ली, उनके बारे में ज़्यादा और रिसर्च करिए,
उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनके बारे में जानिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़िए, और ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा आइडिया लगाते जाएंगे, ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा कि किस चीज़ के बारे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मोर देन आई वुड से कि जो पिछला 20-25 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है कि एक प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, ख़राब भी आ सकता है। रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और रिजल्ट ख़राब आता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे यार मज़ा नहीं आया। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप समझें कि आपने इन्वेस्ट क्यों किया था, और स्टॉक अगर चला तो क्या उस वजह से चला या कुछ और रीज़न आया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि किस कारण से स्टॉक अच्छा या ख़राब परफॉर्म कर रहा है। कुछ रिजल्ट आपके अनुकूल होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट जाएंगे, कुछ प्रतिकूल रिजल्ट्स होंगे, लेकिन आप अगर अपने प्रोसेस को रोबस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली ऑन अ लॉन्ग रन की बेसिस पे आप शायद अच्छा कर पाएंगे। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं उन कंपनी को, और एक प्रॉपर सॉलिड एक बेसिस बना रहे हैं, रैशनल बना रहे हैं कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप शायद ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखें कि कई कंपनीज की मान लीजिए 30% है, 40% है, तो आप कहेंगे यार पता नहीं यार कितना स्टेक प्रमोटर का है, वो बहुत कम है। लेकिन 70-75% अगर स्टेक प्रमोटर का होता है तो लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज प्रमोटर की डेस्टिनी और कंपनी की डेस्टिनी अलाइंड है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान शायद नहीं होगा। इट्स नॉट अ 100% फुल प्रूफ क्राइटेरिया, बट फिर भी ये एक फिल्टर्स हैं जिनको कि आप लगाते हैं और समझते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। जैसे कि देखा था ना, डिविडेंड यील्ड या हाई आरओई, लो पी, वो सब जो फिल्टर्स हैं, उसी तरह से एक फिल्टर ये भी होता है। तो आप फिर देखते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर मौजूद हैं उसमें। बड़े अच्छे नामी गिरामी इन्वेस्टर जो कि अपनी खुद रिसर्च करते हैं और खुद अपना बहुत टाइम लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत डीपली उस चीज़ को समझते हैं। जैसा हमने देखा ना कि जब हम बात कर रहे थे क्वांटम म्यूचुअल फंड की, या उससे पहले हमने पराग पारिख की जो स्कीम डिस्कस किए थे कि म्यूचुअल फंड क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। इन्वेस्टर का प्रोफाइल किसी कंपनी में कैसा है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सब क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली उस जो लिस्ट आई है, फिल्टर लगा के जो लिस्ट आई है 10 कंपनी 20 कंपनी जितनी भी हैं, उनमें आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। उनमें कई कंपनी जैसा कि हमने कहा कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, आप छोड़ सकते हैं। देयर इज नो डेर्थ ऑफ कंपनीज एंड नो डेर्थ ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया, एंड मोर कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड, मोर IPOs आर कमिंग इन द मार्केट्स, विच मीन्स दैट अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप अगर डीपली जाना चाहते हैं तो एक कंपनी को छोड़ दिया, दूसरी पढ़ेंगे, तीसरी समझेंगे, चौथी समझेंगे, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। क्या निष्कर्ष निकला इस पूरे डिस्कशन का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी होती है उससे बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल निकलते हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। फिर हमने देखा था कि भाई जैसे डिविडेंड यील्ड एक स्क्रीन यूज़ करके आपको बताया था, एक बार बात की थी कि भाई कैसे कैसे डिविडेंड अच्छा देती हैं जो कंपनी, उनके बारे में और जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर एक पेंट सेक्टर के बारे में बात की थी। तो ये सब क्या तरीका है, ये डिफरेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तरीके हैं अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के, अच्छे स्टॉक्स को समझने का। मैं आपको याद होगा जो पेंट्स का वीडियो हमने बनाया था और आपके साथ शेयर किया था, उसमें कहा गया था कि भाई आज जिस स्टॉक जो भी सेक्टर में दिख रहे हैं, एशियन पेंट्स हो, एक्जो नोबेल हो, या फिर बर्जर हो, या फिर कंसाई नेरोलॉयक हो, चारों की चारों कंपनीज अपने हिस्टोरिकल पी के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट जो सबसे बड़ी कंपनी है पेंट सेक्टर की, 100 से ज़्यादा की पीई पे भी ट्रेड कर चुकी है, आज 50-55 की पीई पे अवेलेबल है। और वो मतलब है कि मतलब प्राइस टू अर्निंग काफ़ी रीजनेबली अच्छा है, रीजनेबली अट्रैक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि वो चलेगा आगे स्टॉक या अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आज जिस भाव पे आप खरीद रहे हैं बहुत महंगा नहीं खरीद रहे हैं, जो कि हमने शायद डीमार्ट के बारे में डिस्कस किया था। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन महंगी बहुत है, तो भाई शायद स्टॉक में उतना रिटर्न मिलने की संभावना नहीं। फिर क्वांटिटेटिव स्क्रीन जो होती हैं, फिल्टर जो होते हैं, कभी भी सफिशिएंट नहीं होते हैं 100%, लेकिन आपको एक अच्छा तरीका देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एक अच्छा देते हैं ताकि आप इनके बारे में और पढ़ें और जानें। पॉपुलर स्क्रीन्स के बारे में बात की, जिस तरह की आपको दिखाया डिविडेंड यील्ड और वो सब चीज़ें, जो कि पॉपुलर स्क्रीन बहुत सारी हैं जो आपको मिलेंगी वहाँ पर स्क्रीनर पर, ताकि आप उनके बारे में और भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेन क्राइटेरिया जो होते हैं, ग्रोथ होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो सब हमने डिस्कस किए। और ये सब जो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने बात की, क्योंकि ग्रोथ है या प्रॉफिटेबिलिटी है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये सब इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं जब आप फिल्टर कर रहे होते हैं। उसके बाद ये पहला काम है कि आपने लिस्ट बना ली। दूसरा काम,
उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस लिस्ट को और काटें छांटें और उन नामों को सिलेक्ट करें जो आपके साथ थोड़ी फेमिलियरिटी हो, या नहीं भी फेमिलियरिटी तो आप उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा, उनके सेक्टर के बारे में थोड़ा सा रीजनेबली कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एक उनके बारे में आगे बढ़ें, उनके बारे में क्वालिटेटिव डिस्कशन और करें, क्वालिटेटिव रिसर्च और करें। रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे छोटे स्टॉक्स जो होते हैं 20 करोड़ का मार्केट कैप या 100 करोड़ का मार्केट कैप, ऐसा नहीं है कि वो सब कंपनीज खराब होती हैं, लेकिन उनके बारे में कई बार इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं होगी और उसके चक्कर में आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो जनरली जो थोड़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन की डिस्कवरी थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अब आप सोचें कि कोई 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी, उसके बारे में आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा। लेकिन 150-200 करोड़ की कंपनी जो मार्केट कैप की है उसके बारे में शायद उनको ईजिली इंफॉर्मेशन ना मिले जो कि अनऑफिशियल हो। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन या न्यूज़ फ्लो जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए छोटे इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज़ में बहुत केयरफुल रहें और बहुत ही सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। इस बात का कोई रेडीमेड आंसर नहीं है कि किन जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट एक्सपेंसिव हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप फिल्टर लगाते हैं बहुत डिलीजेंटली और केयरफुली और उसके बाद जो लिस्ट निकल के आती है उसको क्वालिटेटिवली अगर और आगे बढ़ते हैं उसमें और क्वालिटेटिवली और रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और आपकी प्रोसेस रोबस्ट होती है। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कभी कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, लेकिन प्रोसेस का रोबस्ट होना हमेशा कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोसेस का जो फैन है वो उससे अगर आपने कभी MS धोनी के इंटरव्यू सुने हो, क्रिकेट के लेजेंड है और हमेशा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि भाई प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और प्रोसेस कहीं भी हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या स्टॉक मार्केट का मैदान, हर जगह आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्राइटेरिया जो आपने फिल्टर लगा लिया, उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च किया, अच्छी प्रोसेस फॉलो करी, डेफिनेटली इट विल होल्ड यू इन गुड स्टेट, मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और यही हमारी विश है, यही हमारी होप है। वापस आते हैं ये टॉपिक का, हमने जैसे कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट आंसर आपको यहाँ पे देना था क्विज में कि पी जो है किस जगह पर रेलिवेंट नहीं है उतना। तो पी जो है वो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हों, इन्फोसिस, TCS या FMCG, हिंदुस्तान यूनिलीवर या ITC, उस तरह की कंपनीज, या फिर इंडस्ट्रियल्स कंपनी जैसे ABB इंडिया है या BHEL, लार्सन एंड टुब्रो, ये सब कंपनीज के लिए पी बहुत मैटर करता है। लेकिन बैंक्स के लिए पी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंक्स में 1 साल का रिटर्न या 1 साल की परफॉर्मेंस से ज़्यादा जरूरी चीज़ यह है कि सेफ्टी क्या है। एक कभी बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस की जो इंडिया में हुआ था आज से 10-12 साल पहले, और बैंकिंग सेक्टर स्पेशली जो हमने कभी कभी कवर भी किया है कि किस तरह से प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में पिछले कुछ समय में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। और क्योंकि उनके जो बैड डेट्स हैं या NPAs हैं वो कम हो गए और उसके बारे में सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है वो प्राइस टू अर्निंग्स नहीं होता, वो प्राइस टू बुक होता है। प्राइस टू बुक मतलब उनकी बुक वैल्यू क्या है। और अगर आप डिफरेंट सेट्स को देखेंगे, डिफरेंट बैंक्स को देखेंगे, तो आपको बड़ा एक गैप मिलेगा। वो बुक की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से प्राइस टू बुक डिटरमिन होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट बाद में बात करेंगे इस बारे में कभी। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना कि कई जगह पर प्राइस टू अर्निंग्स के अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें देखना जरूरी होती है। तो प्राइस टू बुक जैसे कि बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, फैमिली में जो मार्केट में इंटरेस्टेड है उन लोगों को बताएं। फिर जल्दी ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए।